अच्छा, तो हमारे सामने ये जो दस्तावेज हैं, ये जन्म कुंडली के बारे में है। ये एक ऐसा विषय है जिसे भारत में लगभग हर कोई जानता है, लेकिन शायद पूरी तरह से समझता नहीं है। तो मेरा पहला सवाल जो शायद कई लोगों के मन में होगा, वो ये है कि हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठे ग्रहों का, सितारों का हमारी जिंदगी पर असर कैसे हो सकता है? इन दस्तावेजों में इसका क्या तर्क दिया गया है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। इन स्रोतों के अनुसार जन्म कुंडली को किसी भविष्यवाणी की किताब की तरह नहीं देखना चाहिए। इसे ऐसे समझिए कि जिस पल किसी व्यक्ति का जन्म होता है, उस पल अंतरिक्ष में ग्रहों की जो स्थिति होती है, ये उसका एक नक्शा है, एक तरह का कॉस्मिक स्नैपशॉट, या कह सकते हैं खगोलीय डीएनए। ये नहीं बताता कि क्या होगा, बल्कि ये बताता है कि आपके अंदर ऊर्जा का पैटर्न क्या है, कौन सी प्रवृत्तियां मजबूत हैं और कौन सी कमजोर। मतलब ये एक तरह से एक यूजर मैनुअल है जो हमें हमारे जन्म के साथ मिला है, जिसमें हमारी ताकत और कमजोरियों के बारे में लिखा है। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। और इस मैनुअल को पढ़ने के 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला है लग्न, यानी आपका नजरिया। दूसरा है 12 भाव, यानी जीवन के अलग अलग क्षेत्र। और तीसरा है 9 ग्रह, जो इन क्षेत्रों में ऊर्जा लाने का काम करते हैं। इन्हीं तीनों से मिलकर पूरी कहानी बनती है। ठीक है, तो चलिए इस मैनुअल को खोलते हैं। सबसे पहले लग्न की बात करते हैं। दस्तावेज में इसे सबसे जरूरी बताया गया है। ये है क्या आखिर? लग्न को आप वो चश्मा समझ सकते हैं जिससे आप दुनिया को देखते हैं और दुनिया आपको देखती है। जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदय हो रही होती है, वही लग्न है। ये आपके बाहरी व्यक्तित्व, आपकी सोच और आपकी शारीरिक बनावट की नींव है। जैसे अगर किसी का सिंह लग्न है, तो उसमें एक स्वाभाविक नेतृत्व की क्षमता या आत्मविश्वास दिख सकता है। वहीं मीन लग्न वाले व्यक्ति में कल्पनाशीलता और दयालुता ज्यादा हो सकती है। ये आपकी पहचान का शुरुआती बिंदु है। दिलचस्प है। तो लग्न हमारा डिफॉल्ट सेटिंग हो गया। इसके बाद आते हैं 12 भाव या घर। स्रोत में इनकी एक पूरी सूची है, जैसे पहला भाव खुद का, दूसरा धन का, 7वां शादी का, 10वां करियर का। ये तो काफी सीधा साधा लगता है। हाँ, मोटे तौर पर यही है, लेकिन इसे देखने का एक और गहरा तरीका है। आप हर भाव को एक सवाल की तरह देख सकते हैं जो जिंदगी आपसे पूछ रही है। जैसे 7वां भाव ये नहीं कहता कि आपकी शादी होगी, बल्कि ये पूछता है आपकी साझेदारी और रिश्ते कैसे होंगे। और उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, ये बताता है कि आप उस सवाल का जवाब किस ऊर्जा के साथ देंगे। अरे वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो अगर 7वें भाव में शुक्र जैसा प्रेम का ग्रह बैठा है, तो जवाब रोमांटिक होगा। और अगर शनि जैसा अनुशासित ग्रह है, तो जवाब ज्यादा गंभीर और जिम्मेदारियों वाला हो सकता है। आपने एकदम सही पकड़ा। इसी तरह 10वां भाव पूछता है आप समाज में अपना क्या योगदान देंगे। चौथा भाव पूछता है आपको मन की शांति कहाँ से मिलेगी। ये 12 भाव जीवन के 12 मंच हैं। और अब आते हैं उन कलाकारों पर जो इन मंचों पर अभिनय करते हैं, यानी ग्रह। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। इन दस्तावेजों में ग्रहों को एक कॉस्मिक टीम की तरह दिखाया गया है। अगर कुंडली एक राज्य है, तो सूर्य उसका राजा है, आपका आत्मसम्मान, आपका ईगो। और चंद्रमा है रानी, आपका मन, आपकी भावनाएं। इन दोनों के बीच का संतुलन ही तय करता है कि राज्य में शांति रहेगी या उथल-पुथल। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और इसी टीम में मंगल हैं सेनापति, आपकी ऊर्जा, आपका साहस, आपका गुस्सा। बुध है राजकुमार, या कह लीजिए मैनेजर, आपकी बुद्धि, आपकी बातचीत का तरीका, आपका हिसाब किताब। अगर बुध मजबूत है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, लेकिन अगर कमजोर है तो आप अक्सर अरे मैं कहना कुछ और चाहता था वाली स्थिति में फंस सकते हैं। और बृहस्पति, उसे तो सबसे शुभ ग्रह मानते हैं। बृहस्पति उस राज्य का गुरु या मुख्य सलाहकार है। वो ज्ञान, सौभाग्य और विस्तार का प्रतीक है। शुक्र है कला और विलासिता का मंत्री, जो जीवन में प्रेम, सौंदर्य और सुख सुविधाएं लाता है। और फिर आते हैं शनि, जिन्हें लेकर सबसे ज्यादा डर होता है। शनि यानी दंडाधिकारी। दस्तावेज में उन्हें एक सख्त कोच की तरह दिखाया गया है, विलेन की तरह नहीं। कहा गया है कि शनि कर्म, अनुशासन और धैर्य का ग्रह है। यह हमें सजा नहीं देता, बल्कि हमारे कर्मों का हिसाब करता है। बिल्कुल, शनि आपको शॉर्टकट नहीं लेने देता।
एक मजबूत शनि आपको धीरे धीरे लेकिन बहुत मजबूत और स्थायी सफलता देता है। लेकिन एक बात यहां समझनी जरूरी है, जो इन स्रोतों में बार बार आती है। कोई भी ग्रह सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं होता है। उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे होता है, ये कर्म और आपकी जागरूकता पर निर्भर करता है। यहाँ पर एक और तकनीकी बात का जिक्र है, ग्रहों की दृष्टि। इसका क्या मतलब है? दृष्टि का सीधा सा मतलब है कि एक ग्रह अपनी जगह पर बैठे बैठे कुंडली के दूसरे घरों और ग्रहों को देख रहा है और उनकी ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है। इसे ऐसे समझें कि जैसे बृहस्पति की दृष्टि को बहुत शुभ माना जाता है, मानो कोई समझदार सलाहकार मुश्किल में पड़े किसी दूसरे ग्रह को सही रास्ता दिखा रहा हो। तो सिर्फ ये देखना काफी नहीं कि ग्रह कहाँ बैठा है, ये भी देखना जरूरी है कि उसे कौन देख रहा है। अच्छा, तो ये सब मिलकर एक बहुत जटिल तस्वीर बनाते हैं। इसी जटिलता से शायद मांगलिक दोष या साढ़े साती जैसे शब्द निकलते हैं, जो अक्सर लोगों को डरा देते हैं। चलिए पहले मांगलिक दोष की बात करते हैं। स्रोत में इसके बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें हैं। मांगलिक दोष तब बनता है जब मंगल, जो ऊर्जा और अग्नि का ग्रह है, कुंडली के कुछ संवेदनशील भावों में बैठ जाता है। जैसे पहला व्यक्तित्व, चौथा घर, सातवां विवाह, आठवां विपत्ति या 12वां खर्च। इन जगहों पर मंगल की अग्नि रिश्तों, खासकर वैवाहिक जीवन में तनाव या बहस पैदा कर सकती है। यही इसका मूल सिद्धांत है। लेकिन, और ये बात मुझे बहुत हैरान कर गई, स्रोत कहता है कि लगभग 70% मांगलिक लोगों का वैवाहिक जीवन सामान्य होता है। एक मिनट, अगर 70% मामलों में ये कोई समस्या ही नहीं है, तो फिर इसके पीछे इतना डर क्यों है? यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। डर है आधी अधूरी जानकारी की वजह से। दस्तावेज साफ तौर पर बताते हैं कि इस दोष के रद्द होने के या कैंसिल होने के कई नियम हैं। जैसे अगर दोनों साथी मांगलिक हों तो ऊर्जा संतुलित हो जाती है, या अगर मंगल पर बृहस्पति जैसे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो वो मंगल की उग्रता को शांत कर देता है, या अगर मंगल अपनी ही राशि में हो जैसे मेष या वृश्चिक तो वो अपने घर में ज्यादा अनुशासित रहता है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक ग्रह की स्थिति देखकर किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत बड़ी गलती है। पूरी कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। तो मंगल की तेज और उग्र ऊर्जा अगर गलत जगह हो तो रिश्तों में तनाव ला सकती है। लेकिन क्या होता है जब शनि जैसा एक धीमी गति का कर्म फल दाता ग्रह आपके मन के ऊपर से गुजरता है, वो भी 7.5 साल के लिए? यहीं से 7.5 की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल सही ट्रांजिशन है। 7.5 शनि का गोचर होता है। अब गोचर का सीधा सा मतलब है कि ग्रह आज आकाश में कहाँ चल रहे हैं, आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों के ऊपर से। तो 7.5 वो समय है जब शनि ग्रह आकाश में चलते हुए आपकी जन्म कुंडली में जहां चंद्रमा बैठा है उसके आसपास के 3 घरों से गुजरता है। एक घर में 2.5 साल तो 3 घरों में 7.5 साल। और चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, इसलिए इस दौरान सीधे तौर पर हमारे मन, हमारी भावनाओं और मानसिक शांति पर गहरा असर पड़ता है। इसे अक्सर कठिनाइयों से जोड़ा जाता है। हाँ, लेकिन ये स्रोत एक बहुत ही अलग और सकारात्मक तस्वीर पेश करते हैं। वो कहते हैं कि शनि कभी बिना वजह सजा नहीं देता। ये समय जीवन की कॉस्मिक ऑडिट का है। शनि आपके जीवन के हर पहलू की जांच करता है और जहां भी आलस्य, बेमानी या कमजोरी होती है उसे सामने लाता है ताकि आप उसे ठीक कर सकें। और यहाँ तक कहा गया है कि कई लोग 7.5 के दौरान ही आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। ये तो आम धारणा के बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि शनि उन्हें अनुशासित, मेहनती और जिम्मेदार बना देता है। वो जीवन से फालतू की चीजें हटा देता है और आपको अपनी प्राथमिकताएं समझने पर मजबूर करता है। मूल संदेश है, शनि से नहीं, अपने बुरे कर्मों, आलस्य और बेमानी से डरना चाहिए। ये एक कठिन ट्रेनिंग जैसा है जो खत्म होने पर आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाकर छोड़ता है। तो अगर ये सब जीवन की प्रवृत्तियां हैं, तो क्या कोई तरीका है जिससे ये पता चले कि कौन सी प्रवृत्ति कब ज्यादा सक्रिय होगी? मतलब जीवन के किस दौर में किस ग्रह का प्रभाव ज्यादा रहेगा? बिल्कुल, और यहीं पर महादशा प्रणाली आती है जो समय का निर्धारण करती है। विंशोत्तरी दशा 120 साल का एक चक्र है जिसमें हर ग्रह को जीवन का एक हिस्सा चलाने का मौका मिलता है।
ये जीवन की किताब के अलग अलग चैप्टर्स की तरह है। जैसे शुक्र का चैप्टर 20 साल का होता है जो सबसे लंबा है, और केतु का चैप्टर 7 साल का होता है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी की कुंडली में शनि बहुत मजबूत है तो उसकी 19 साल की महादशा उसके जीवन का सबसे सफल दौर हो सकती है, जहां उसे उसकी मेहनत का फल मिलेगा। और अगर किसी का शुक्र कमजोर है तो उसकी 20 साल की महादशा में उसे रिश्तों या सुख सुविधाओं को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एकदम सही। महादशा उस चैप्टर की मुख्य थीम तय करती है, और उसके अंदर आने वाली अंतर्दशाएं बताती हैं कि उस थीम के भीतर कौन सी छोटी-मोटी घटनाएं होंगी। ये एक कैलेंडर की तरह है जो आपको बताता है कि जीवन के किस मोड़ पर कौन सी ऊर्जा प्रबल रहेगी। इससे आपको आने वाले समय के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने में मदद मिलती है। तो लग्न, भाव, ग्रह, दोष, दशाएं, इन सब जानकारियों को मिलाकर देखें तो अंत में सार क्या निकलता है? इन दस्तावेजों का सबसे बड़ा संदेश क्या है? सार उस एक सुनहरे नियम में है जो इन सभी स्रोतों में दिया गया है, और जो शायद सबसे महत्वपूर्ण बात है। ज्योतिष प्रवृत्तियों का नक्शा है, नियति का फैसला नहीं। यह एक गाइड मैप है जो आपको बताता है कि रास्ते में कहाँ तीखे मोड़ आ सकते हैं, कहाँ रास्ता खराब हो सकता है, और कहाँ आपको खुला हाईवे मिलेगा। लेकिन गाड़ी आपको ही चलानी है। आपके कर्म, आपके प्रयास और आपकी जागरूकता परिणामों को बदल सकती है। तो आज की हमारी इस चर्चा से ये साफ है कि जन्म कुंडली को एक भविष्य बताने वाले यंत्र की तरह नहीं, बल्कि खुद को बेहतर समझने के एक उपकरण की तरह देखना चाहिए। हमने इसकी बुनियादी संरचना को समझा, लग्न जो हमारा नजरिया है, 12 भाव जो जीवन के क्षेत्र है, और ग्रह जो ऊर्जा के स्रोत हैं, और ये भी जाना कि मांगलिक दोष या साढ़े साती जैसी धारणाओं से डरने की बजाय उन्हें समझना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, ये आत्मा अन्वेषण का एक जरिया है, और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। इन स्रोतों में ये उल्लेख है कि कुंडली हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, एक तरह की बैलेंस शीट है जिसे हम साथ लेकर आए हैं। अगर ये सच है तो ये सोचने वाली बात है कि आज हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे भविष्य के जीवन के किस नक्शे को आकार दे रहे होंगे। ये विचार वर्तमान में हमारे कर्मों और प्रयासों के महत्व को और भी गहरा कर देता है।